ये कुछ चीज़ें छूट रही थी तुम लोगों की चैप्टर में स्कैटर्ड अलग अलग जगह की, ठीक है, सारी लिखती है, ये सारी एक साथ पढ़नी है, ठीक है। इधर ये क्वेश्चन दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, टी हाफ दिया है 3, फाइनल जो ये वाला पूछा है ये इस तरह ये ऐसा कि इनिशियल 100 था, टी हाफ कितना दिया है 3 सेकंड पे, तो 6 सेकंड पे कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता। फर्स्ट ऑर्डर के लिए चीज़ें कैसे सॉल्व करते, देखो इनिशियल कितना है मैं बोल रहा हूँ 100, टी हाफ कितना बोल रहा है वो 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद ये आधा हो जाएगा ना इसका, कितना बचेगा 50, लेकिन इसने कितना 6 सेकंड बाद पूछा है, तो 3 के बाद एक और टी हाफ लगेगा, 3 सेकंड बाद ये इसका भी आधा हो जाएगा, तो 6 सेकंड बाद टोटल कितना हो गया है, ए की वैल्यू क्या आई, या तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक बोल रहा है, फॉर्मूला है A इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ आफ्टर, वो कैसे निकालेंगे T बाय T, तो A निकालना है, A0 कितना है इनिशियल 100 अपॉन 2 की पावर, किस टाइम पे निकालना है 6 सेकंड, T50 कितना है 3, 6 बार 3, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100 अपॉन 2 की पावर, ये हो जाएगा तुम्हारा 100 अपॉन 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, इसका आ जाएगा। और ये पता है फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे तो मैंने चलो पता कर लिया कि हाफ इतना है, अगर वो 10 का बोल देता 12 15 तक तो उनके आधा आधा करके जोड़ते थोड़ी रहते हैं, समझ गया ना। यहाँ पे इसने बोला चलो 6 सेकंड पे, अगर वो बोलता 120 सेकंड पे बताओ कितना पड़ता है, 3 3 3 3 120 तक जोड़ने थोड़ी ना बैठते, समझ गया ना। ये अभी छोटा सा था तो इससे पता कर लिया, 3 4 5 स्टेप तक पता कर सकते, 10 12 15 स्टेप जोड़ोगे थोड़ी ना होगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे, समझ गए इंपॉर्टेंस के इस फॉर्मूले का। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा पूछेगा तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वरना छोटी चीज़ें पर आने चाहिए। चलो अब एक और क्वेश्चन दिया मैंने, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीनों के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट है, K1 K2 K3, क्वेश्चन में कंडीशन दी है K3 बड़ा है, K2 बड़ा है, K1 बड़ा है, तो तुमसे पूछा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होगी, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, RDS कौन सी होती है, स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है रेट। अब मुझे बताओ इनमें से K1 अगर किसी का कम है, K3 ज़्यादा है, तो स्लो स्टेप कैसे पता करेंगे, एक कल पढ़ा था अपन ने कि K और रेट का डायरेक्टली होता है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो K और रेट को साथ साथ है ना, K किसी का ज़्यादा होगा तो अगर K किसी का ज़्यादा है तो रेट भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा ही होगी, ठीक है। मुझे स्लोएस्ट स्टेप मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम चाहिए ना, कम चाहिए मतलब K क्या होना चाहिए, कम, तो K कम किसका है सबसे ज़्यादा, K1, तो फर्स्ट स्टेप इज द ये स्लोएस्ट स्टेप, समझ गया। R अगर मुझे कम चाहिए तो K कम किसका है, K1 का, तो फर्स्ट स्टेप इज द RDS, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट स्टेप, वो K से पता किया है, समझ में आया ना। अगला है, ऐसा क्वेश्चन कभी तुम लोगों को आते हैं, ठीक है, कि K इफेक्टिव की वैल्यू देगा, देखो ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पैरेलल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन होती है, ये पहले भी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया था सारे एग्जाम, नॉर्मली ए से बी बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं आता है, लेकिन ए से अगर बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है और दोनों के K1 K2 अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग इस ट्रिक से बन रहे हैं, तो उसकी रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए, ये लिखते हैं ना, रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन और K, लेकिन K अलग अलग है तो दोनों को जोड़े, समझ में आया। तो सारी चीज़ें इसमें कौन सी आती है, इफेक्टिव वाली,
इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव टी हाफ, इफेक्टिव सब कुछ, ठीक है, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसी से रिलेटेड ये चीज़ लिखी है कि मान लो के इफेक्टिव, दो रिएक्शन जा रही है साथ में, तो दोनों का के इफेक्टिव उनको दे दिया उसने K1 K2 या फिर K1 का स्क्वायर इंटू K, ये मैंने माना है, बस एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं, ये क्या है, एक एग्जाम्पल लिया है मन से, कोई फार्मूला नहीं है। तो मान लो एक बेटा इधर, अरे खुशिया में के इफेक्टिव क्या है, K1 स्क्वायर इंटू K2, सारे इधर देखना, ये क्या है एग्जाम्पल लिया है, और पूछा है एक्टिवेशन का इफेक्टिव बताओ, एक्टिवेशन का इफेक्टिव बताओ, के इफेक्टिव दे रखा है। तो कैसे पता करो, मतलब निकालोगे, जो पावर स्क्वायर में ना उसको आगे ले आना और दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ देना। जैसे ये दिया था तो इसकी एक्टिवेशन कैसे आएगी, 2 EA1 प्लस EA, इसकी पावर 1 की 1 ही रखा है। इसके जैसा सिमिलर मान लो ऐसा एग्जाम्पल लिया, अगला एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, ये कि के इफेक्टिव क्या दिया तुमको, ये क्या के इफेक्टिव, ठीक है, के इफेक्टिव दिया है K1 की पावर A, K2 की पावर B, K3 की पावर C, ठीक है। अब इससे पूछ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्टिव निकालो, के और एक्टिवेशन का पूछता है, तो कैसे निकालेंगे, जो पावर है उसको आगे जाएगा उसका एक्टिवेशन, सेकंड की पावर B है आगे जाए उसका एक्टिवेशन, थर्ड की पावर C है उसको आगे जाए उसका एक्टिवेशन। वरना ओरिजिनल फॉर्मूले से तो वो लॉग एंटी लॉग में फंस के रह जाओगे, समझ गए। तो अगर सीधा आता है तो तुमको पता होना चाहिए के और ये एक रिलेशन, क्लियर है, क्योंकि इनमें आते हैं अलग अलग चीज, रिएक्शन 4 हो रही है तो कितने, सबका के कैसे डिपेंड कर रहा है एक्टिवेशन, क्लियर है। अगला है सारे इधर, ये चालू करते हैं चलो, जीरो ऑर्डर, बेटा इधर दोनों छूट जाओ, इधर ध्यान दे लो, आगे पे ध्यान दे लो, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की भी हाफ लाइफ क्या होती है, देखो हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ खत्म हो गई उसके बाद हाफ लाइफ, क्या बोला मैंने, एक हाफ लाइफ खत्म हो उसके बाद की हाफ लाइफ, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ। आप हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ मतलब 375 माइनस 350, ये इसकी कितनी होती है 350/2, इसकी आधा टाइम लगता है। फर्स्ट ऑर्डर में बराबर टाइम लगता है आधा होने में, लेकिन जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, जीरो ऑर्डर में बराबर टाइम पे पूरी खत्म ही हो जाती है। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर होती तो 100 से 50 और 50 से 25 होता है, ये अगर मान लो 5 मिनट में हो रहा है तो ये भी कितने में होता है, 5 मिनट में होता है, हाफ हाफ सारे इधर, हाफ लाइफ मतलब आधा हो रहा है, इसका आधा हुआ 5 मिनट, तो इसका भी आधा कितने टाइम में होगा, 5 मिनट में ही होगा। ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर ये फर्स्ट के लिए ना, लेकिन अगर भाई जीरो ऑर्डर के लिए मैं बोल दूँ दो से कि मान लो 100 था, 100 से 50 हुआ 5 मिनट, तो अगले 5 मिनट में कितना होगा, जीरो होगा ना, पूरा ही खत्म हो जाएगा ना, इसमें बता दो। तो ये इसको अगर 25 करना है तो 2.5 मिनट लगेगा ना, और यहाँ से वापस से ये फॉर्मूला, तो वही चीज इसलिए लिखी कि इसका हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ आधा हो जाता है। इसको अगर मेरे को हाफ करना है, सारे इधर देखना है, हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ मतलब सेकेंड हाफ लाइफ की बात कर रहा है वो, तो इसकी सेकेंड हाफ लाइफ उसकी पहले हाफ लाइफ के बराबर ही होती है। लेकिन इसमें अगर सेकेंड हाफ चाहिए मेरे को तो वो पहले की आधी है, 5 से 2.5, इसमें 5 थी, 5 ही ये हाफ लाइफ आफ्टर हाफ, समझ में आया, 5 थी 5 ही रहेगी हाफ लाइफ, या 5 थी 2.5, क्लियर है। तो ये है 50/2 हो जाता है इसलिए, क्लियर है। तो हाफ लाइफ आफ्टर हाफ लाइफ पूछेगा, फर्स्ट का जीरो का बता सकते हो, फर्स्ट में सेम रहता है, जीरो में आधी। और जैसा अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए सारी ट्रिक्स लिखी थी ना, जीरो ऑर्डर के लिए वैसे तो ट्रिक्स की जरूरत है ही नहीं, इतने में इतना तो इतने में इतना, उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये दो अलग से लिख लेना कहीं लगेगा। T75 कितना होता है, 1.5 ऑफ T हाफ,
T100 का होता है 2 टाइम्स ऑफ T50। जब डबल कर दूँगा तो पूरा कंप्लीट हो जाती है। और 75 को पीछे रिलेशन ये जीरो ऑर्डर के लिए है ना। लेकिन भाई अगर फर्स्ट के लिए बोलूँ तो क्या होता है, ये 2 × T1/2 होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलूँ तो T75 कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ T50, और T100 कितना होता है 259, है ना, आती है इसमें। तो वो जीरो के लिए फर्स्ट के लिए तो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ भी करते। अगर जीरो के मतलब मान लो उसने क्वेश्चन में पूछा है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और तुमको जैसे ऑप्शन में लिखा T75 दिया और तुमने टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। उसने जीरो के लिए पूछा तो जीरो के लिए 1.5 दिया। क्लियर। अभी जीरो और फर्स्ट की चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी कि कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन किस पे नहीं करता है, तो ये तुमको आनी चाहिए। इनके दो ही फॉर्मूले से आती है, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कैसे लिखते हैं, k × a की पावर 0। इसके लिए रेट कैसे लिखते हैं, k × a की पावर 1। तो इसमें रेट कांस्टेंट रहती है ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसमें कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, तो इसमें कांस्टेंट क्या रहता है, हाफ लाइफ। इसका T1/2 क्या होता है 0.693/k, और इसका T1/2 क्या होता है n। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या है, क्या चेंज होता है, दोनों का पता है ना। जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट होता है, इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है, क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती किसी पर। तो इसमें रेट कांस्टेंट है, उसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट है। इसमें T50 A0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें रेट डायरेक्टली। ठीक है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा बता दोगे ना, ये चार फॉर्मूले से इसका रहता है। अब ये अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर तो किस पे फर्क पड़ेगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँगा तो रेट पे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँगा तो T1/2 पे फर्क पड़ेगा। इसमें कॉन्सेंट्रेशन डबल करूँगा तो रेट पे फर्क पड़ेगा, T1/2 पे नहीं पड़ेगा। वही लिखा है कि ऑन डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ डबल, ये डबल तो ये भी डबल डायरेक्टली, लेकिन रेट पे चीज फर्क नहीं पड़ता। इस बात में कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल होती है डायरेक्टली है, यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो T1/2 या हाफ लाइफ डू नॉट चेंज। वहाँ फिर आके 4 पॉइंट लिख दें, वहाँ भी लिखाया जाए एक बार इस तरीके से। क्लियर है। ये ग्राफ अगर आए रेट और टाइम का, और पूछे किसका, रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट किसमें रहती है, जीरो ऑर्डर में, तो पता होना चाहिए ग्राफ, क्योंकि वो तुम फिर पूछोगे कि नीचे तो कोई ग्राफ में गिर ही नहीं रहा है, तो वहीं आ गया मतलब ऐसे ही। तो किसका है, जीरो ऑर्डर का है ना, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर में रेट डिपेंड ही नहीं करती, रेट A0 A के बराबर है, कांस्टेंट है रेट। क्लियर है, तो एक ग्राफ आता है। चलो एक और चीज़, नॉर्मल अपन सारे कॉन्सेंट्रेशन दूसरे लेके करते हैं, गैसियस वाले अगर लेते हैं ना, अरे इधर ये अगर गैसियस के लिए पूछ ली फर्स्ट ऑर्डर तो क्या होगी, देखो कुछ भी, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन ए देते हैं, प्रेशर दिया है तो क्या बोलूँगा, पी आई इनिशियल। तो अपन क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अगर इनिशियल लेते हैं तो ए लिखते हैं ना अपन, A0, लेकिन प्रेशर पूछे तो पी आई। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, और फिर यहाँ 0 0 होता है, फिर पी आई में से कुछ प्रेशर माइनस होता है, जैसे ये मैंने एक इक्वेशन दी है, पी आई इनिशियल होगा, इसका कुछ प्रेशर 0 0 होगा, जैसे जैसे वो बनेंगे उनका प्रेशर बनता है, तो पी आई माइनस पी एक्स कुछ कम होगा ना प्रेशर। अरे आता है ना, मान लो ए से 2b + 0, ये शुरू में कुछ नहीं दिया है, ए इनिशियल कितना होता है A0, ये कितना होता है 0, ये A0 माइनस एक्स, ये 2x, और ये ऐसे होगा। लेकिन प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो प्रेशर के फॉर्म में लिखूंगा, पी आई में से प्रेशर कम होगा एक्स का, पी एक्स 2 है तो 2px। फिर जब भी प्रेशर वाले क्वेश्चन किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर निकालते हैं यार, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, ये प्लस ये, क्योंकि अपने बीकर के अंदर तो तीनों पार्टिकल है ना, तो ये बचा वो भी और जो 2 बन गया वो भी, तो तीनों में प्रेशर लगेगा ना टोटल में,
टोटल में सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर, ये समझ गए, टोटल प्रेशर ये आएगा सबको जोड़ूंगा। चलो इधर देखो सारे करूँगा, ये वाली चीज़ यहाँ तक तो समझ में आ गई थी ना तुम लोगों को भी। ये कोई रिएक्शन है, इनिशियल पी आई है 0 0, पी आई माइनस पी एक्स जो भी काम हुआ, ये 2px ये px, टोटल प्रेशर कितना आएगा पी टी, यहाँ से ये से कट गया 2px प्लस पी आई, ये बचा ना, ये दो तो कट गए, ये दो वैल्यूज बची, इन दो को लिख दिया, इतना क्लियर है। ये आया मेरा टोटल प्रेशर। लेकिन मेरे फॉर्मूले में क्या आता है, इनिशियल अपॉन बचा कितना, ये अपन बोलते हैं ना इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, ये क्या होता है तुम्हारा इनिशियल अपॉन, ये वाली चीज क्या होती है हमेशा फॉर्मूले में, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स जो रहता है वो बची हुई चीज़ ही तो रहती है। ये है ना अपना रिमेनिंग पर पी आई माइनस पी एक्स, तो पी आई माइनस पी एक्स में लिखा, और पी एक्स की वैल्यू चाहिए मुझे, पी आई मुझे पता रहेगा, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे, पी टी यहीं रखोगे, पी आई इधर आएगा तो माइनस पी आई, 2 को नीचे डिवाइड में रख दोगे, और ये क्या जाएगा तुम्हारा, इस पी एक्स की जो वैल्यू है ये यहाँ रखोगे, फिर ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एक दो मिलेंगे तुमको पीवाई में जिसमें वो प्रेशर के फॉर्म में फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखना नहीं है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि इक्वेशन कौन है। अगर ये इक्वेशन ए से बी प्लस सी होगा तो ये 2 नहीं आएगा ना, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा तो नीचे 2 डिवाइड में भी नहीं जाएगा, फिर पी एक्स की वैल्यू क्या रखा है, सिर्फ यही रखा है। तो एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ तुमको कि ए से अगर सिर्फ बी प्लस सी बन रहा होता ना, ये देखिएगा, ए से अगर सिर्फ बी प्लस सी बन रहा होता, ये वाला, ये जो अपनी इक्वेशन, इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला क्या बनता है तुम्हारा, जब पूरा फॉर्म बन जाता होगा बाई डी लॉग टेन ऑफ पी आई अपॉन पी आई माइनस बी, लेकिन ये कब बनेगा, जब इक्वेशन ये वाली दे रखी होगी तब। अगर इक्वेशन उसमें चेंज कर दी तो आंसर चेंज, इक्वेशन चेंज करी तो ये चेंज, तो ये पी एक्स कुछ और रखाएगा, यहाँ 3 कर दूंगा तो पी एक्स कुछ और आएगा, वो कुछ और रखाएगा, इसकी वैल्यू पूछता है कि ये क्या आ रहा है। अगर ये इक्वेशन होती तो ये आता, ये हर इक्वेशन में अलग अलग आएगा, तो उनको सॉल्व करते आगे क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखना ना, के बराबर ए की पावर माइनस ए बाय डी, याद करना। अब इसी फॉर्मूले में एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने तुम लोगों को करवाया नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लिकेट जब ये करवा देना, चलो बी मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ए मतलब एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इसका फॉर्मूला क्या लिखूंगा, के बी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ए की पावर माइनस ई ए प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का आर डी, एब्सेंस में के ए, एब्सेंस में ए की पावर माइनस ई ए, 2 बार एक ही लिखा, पहला एक्टिवेशन का है, दूसरा एब्सेंस का है, अपन आर प्रेजेंस का एब्सेंस का, समझ गया। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये के बी बाय के, तो तुम्हारा फॉर्मूला ये होगा के बी बाय के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ डेली बाय 2.3, और एंटी लॉग का मतलब है ई, ठीक है। अब इस एंटी लॉग को सॉल्व करना अपन सीख गए ना कैसे करते हैं, इसको जो भी वैल्यू आ रही होगी 10 की पावर मतलब इसको लॉग ई बेस में चलाना, यहाँ से अगर ई हटाना है इसको लॉग ई बेस में चलाना, इसके कैलकुलेशन से जाइए। लेकिन बस फॉर्मूला पता रखो, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का के अपॉन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट का के इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ डेली बाय 2.4, क्लियर, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है, ग्राफ में अपन ने सारी चीज़ें पढ़ तो लिखी, क्या होती है डेल्टा का फॉर्मूला, ये वो इक्वेशन एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन सारी चीज़ें इधर, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, यहाँ से रिएक्टेंट शुरू हुआ ना, मान लो 2 इक्वेशन दे रहा हूँ, ए से बी बन रहा है और एक बार मैं बोल रहा हूँ बी से ए बन रहा है। ए से बी अगर बन रहा है, ए की एक्टिवेशन कितनी है
इस पॉइंट से ऊपर तक का गिनना ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये होगी। अब मान लो अगर मुझको बी से ए बनाना है, रिवर्स में आना है, तो रिवर्स में आना है तो रिएक्शन यहाँ से शुरू होगी ना, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ खत्म हो रही थी, बैकवर्ड तो शुरू यहाँ से होगी। शुरू अगर यहाँ से हो रही तो यहाँ से एक्टिवेशन देखूंगा ना, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, इस डंडे से यहाँ तक का एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ग्राफ में अगर मेंशन करके कोई वैल्यू दे, इस साइड से जो देखेंगे वो बैकवर्ड, इस साइड से जो देखेंगे वो फॉरवर्ड की एक्टिवेशन। इन दोनों के बीच का गैप डैलेज होगा, ठीक है। अब अगर तुमसे एनर्जी पूछे, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, टोटल प्रोडक्ट की कितनी है, तो रिएक्टेंट जो शुरू में एनर्जी लेके आया था वो यही लेके आया था ना, बस किया। प्रोडक्ट कितनी लेके आया था, मतलब कितनी बचेगी सिर्फ इतनी, तो ये या क्लियर। टोटल यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कितनी होती है, टॉप से अंदर की थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर ये जो रिएक्टेंट भी होती है इसको पोटेंशियल एनर्जी बोला था, पोटेंशियल प्लस एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड, समझ गए। तो वो ग्राफ में अपन ने उसका मेंशन नहीं किया था, क्लियर। तो ये फॉरवर्ड क्या होता है, ये बैकवर्ड क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूले वही है तीनों, फॉरवर्ड बैकवर्ड। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। इसके क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा, ठीक है, अपने जो आते हैं सब कर लिया। पैरेलल या कॉम्पिटिटिव के रिएक्शन अपने इसमें नहीं आते, कम चांस है, बट फिर भी एक बार बस देख लो भी आता है, ठीक है। अगर ए से बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, बहुत बार बनता है, यहाँ भी बनता है, लेकिन यहाँ रेट अपन फिक्स रखते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, सिर्फ एक स्पीड पे बनता है, बन तो यहाँ भी रहा है ए से बी प्लस सी, लेकिन एक ही स्पीड पे बनता है। तो रिएक्टेंट कांस्टेंट एक ही आता है के, लेकिन मान लो अगर कोई ए से बी प्लस सी अलग अलग स्पीड पे बने तो अलग अलग क्या आएगा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है समझ लो। एक ही स्पीड पे बने तो एक ही के लिखा था, तो नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन दोनों अलग अलग स्पीड पे बने तो K1 K2, तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग होती है ना। तो मान लो ए से मैंने बोला बी प्लस सी बनेगा, ठीक है, तो कितनी एनर्जी पे बी बनेगा, फिर कितनी एनर्जी पे सी बनेगा, दोनों की एक्टिवेशन अलग अलग चाहिए। मिनिमम एनर्जी कितनी लगे कि बी बन जाए, वो उसकी एक्टिवेशन, मिनिमम एनर्जी कितनी लगे कि सी बन जाए, वो किसकी एक्टिवेशन, क्लियर। दोनों की एक्टिवेशन अलग होगी, दोनों के रेट कांस्टेंट अलग होगा। यहाँ से अलग अलग सारे टर्म्स नए आ जाते हैं दोनों की है। तो अगर मेरे को नेट निकालना पड़ेगा, तो नेट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ रही है, नेट ए कितना आ रहा है, नेट बी हाफ कितना आ रहा है, दोनों का सारी चीज़ें नेट में आ जाएगी ना। तो फॉर्मूले से सीधा सीधा आता है, डेरिवेशन शुरू करोगे। रेट कैसे लिखेंगे, ए का लिखते हैं ना, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ 2 के तो K1 प्लस K2 इंटू ए लिखेंगे। तो रेट कैसे लिखाएंगे इसके, या फिर शॉर्ट में मुझे रेट इक्वल टू K1 K2 इंटू ए, ठीक है। के इफेक्टिव दोनों के हैं, तो दोनों का साथ में कैसे लिखते हैं, के इफेक्टिव K1 प्लस K2, तो ये तो के इफेक्टिव है। अब इसका अगर ऑर्डर पूछे, इफेक्टिव ऑर्डर, तो वन है ना, A1 है तो इफेक्टिव ऑर्डर में क्या लिखोगे, तो नॉर्मली ऑर्डर बोलते हैं, यहाँ क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव ऑर्डर। इफेक्टिव ऑर्डर क्या बन, क्योंकि एक ही है जो इस पावर में मैंने बोल दिया सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो बनेगा, ठीक है। ये चीज़ समझना है कैसे लिखी। नॉर्मल टी आप क्या लिखते हैं अपन 0.693/K, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ में अगर मेजर करते हैं 1/T आपका इफेक्टिव, इफेक्टिव कैसे होगा, 1/T आप पहले रिएक्शन का और 1/T आप इसको अगर बोलना हो तो T51 T50 का भी इफेक्टिव कैसे इन्वर्स में आता है, ये आगे समझ में आता है। अगर मैं बोल रहा हूँ K1 बहुत ज़्यादा है K2 से, तो K1 इंपॉर्टेंट हो गया ना मेरे लिए, ठीक है। K1 बहुत ज़्यादा है K2 से, तो K1 इंपॉर्टेंट हुआ। K1 अगर बहुत ज़्यादा है K2 से, तो A से B वाली मेन रिएक्शन होती है और A से C वाली साइड रिएक्शन, मतलब कभी ध्यान रखना, A से B मेन कब होगी, जब K1 ज़्यादा, और अगर K2 ज़्यादा हो जाता तो A से C मेन रिएक्शन, ये पार्ट इसका ये है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ B कितना बन रहा है, अब मैंने बोला A से B भी बन रहा है, C भी बन रहा है, लेकिन कौन कितना बना ये पूछ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ना कि स्पीड पे, जो जिस स्पीड से चल रहा होगा उसके हिसाब से बनेगा। तो B की स्पीड क्या है, K1, तो B K1 अपॉन टोटल कितना है,
इंटू 100, सी कितना बनेगा, सी की स्पीड कितनी k2, तो k2 अपॉन टोटल कितना इंटू 100। हमेशा मेजर दो हैं तो दोनों में से अगर किसी एक का देखना है तो उसका अपॉन टोटल वही कर देना। तो वही किया, बी कितना हो k1 अपॉन क्या होगा k2 इंटू 100, और ये कितना हो k2 अपॉन 100। परसेंटेज में सीधे 100 लगाया कि कितना बी बनेगा कितना सी। वहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसकी अगर दोनों इसकी एक्टिवेशन बने इसकी 2 है तो दोनों की नेट कैसे निकालते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव, हर चीज इफेक्टिव निकाल रहे हैं। एक्टिवेशन क्या होती है k E1 प्लस k2 E2 अपॉन k1 क्या आदि बोलोगे। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ए टाइम के साथ कम होगा तो ए का कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के साथ नीचे जाएगा, बी और सी दोनों बनेंगे ना, बट मैंने क्या बोला बी मेन रिएक्शन, बी ज़्यादा बनेगा तो वो जल्दी आएगा, सी साइड रिएक्शन बोल दिया तो वो थोड़ा नीचे आएगा, लेट आएगा। जल्दी आना मतलब बहुत ज़्यादा पता करना टाइम के साथ, जो ग्राफ ऊपर है वो जल्दी बनेगा, जो ग्राफ नीचे बी और सी और कंसंट्रेशन क्लियर है। अब मान लो अगर थोड़े टाइम मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट बाद ये x बना ये y बना, मैंने क्या बोला लेट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल x मोल ऑफ b एंड y मोल ऑफ c आर फॉर्म, ये b बना और c कितना बना y। तो अगर इसका k और से रिलेशन पूछे k से तो कैसे निकालोगे x by y इज इक्वल टू c by, और ये कैसे आया समझ में आता है। मान लो पहले इसकी रेट लिखना है तो k इंटू ए, इसकी k2 इंटू ए, तो k1 से b बन रहा है ना और k2 से c बन रहा है, तो इसीलिए लिखना है कि k1 से b बन रहा है, x से k1 बन रहा है, और y किस कहीं से बनेगा k2 से। ये मैंने बोला x बन रहा है थोड़े टाइम बाद, ये y, तो k1 की स्पीड से तो x बनेगा और k2 की स्पीड से y बनेगा, तो दोनों का अगर मुझको साथ का रेशियो देना है तो x by y इज इक्वल टू k1 by k2। क्लियर है, थोड़ा देखना बाद में समझ आएगा। x और y का मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। x क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b अपॉन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c इक्वल टू k1 बाय k2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसे कैसे लिखते हैं तुमको आता है ना, x by y इक्वल टू k1 बाय k2 होता है, तो x इज टू y इक्वल टू k1 इज टू k2, जितने भी उनको इक्वल टू में करके जाते हैं। ये यहाँ तक समझ आया सबको। पैरेलल रिएक्शन से 4-5 चीज़ें होती है, इफेक्टिव ऑर्डर, के इफेक्टिव, रेट इफेक्टिव, ये और ये यहाँ ये 5 चीज़ें आपने इसमें नहीं आता क्वेश्चन का था, बट आया तो फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट करके करना। यहाँ से अगर थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन बनाना होगा तो कोई देगा के इफेक्टिव देगा, ये इफेक्टिव कैसे निकालते हैं आ गया मेथड, ये है कर लोगे तो क्वेश्चन वो है। अब ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ लोगों को एंडो एक्सो, ये एनर्जी वाला पार्ट रहता ना, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी है अभी, इतनी है, तो अगर इससे मेजर करूँगा इस वाले की कितनी आएगी, इस वाले की कितनी आएगी, तो ये है क्या जो रेड से बना है एक्टिवेशन एनर्जी। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर मान लो 3 स्टेप में हो रही है, ये स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3, अगर कोई रिएक्शन मेरी 3 स्टेप में हो रही है तो इसमें से मुझे बताओ कौन सी स्लोवेस्ट होगी और कौन सी फास्टेस्ट। अगर मैं ए बी सी लिख लेता हूँ, ये ए वाला होगा, ये बी, मतलब ए से पहले बी बना फिर बी से सी, ये वाली स्टेप, ये और ये ये मान लो ए था, ए से क्या बना बी, बी से क्या बना सी, सी से क्या बना डी। तो सबसे स्लोवेस्ट कौन सी होगी,
ए से बी, समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन है। सबसे फास्टेस्ट कौन सी होगी? बी से सी। तो अपनी रेट डिटरमाइनिंग कौन सी होगी? ए से। समझ में आता है ना? तो स्लोवेस्ट है। अगर मैं यहाँ से ए से बी वाली मेरी कौन सी होगी? हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है तो स्लो या आरडीएस, ठीक है। बी से सी वाली क्या होगी मेरी? ठीक है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना, तो ये समझ आया ना? फिर आप देखे पूछे कभी एक्सो एंडो में पूछे कि पहली स्टेप एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? देखो बी की एनर्जी ज़्यादा है, ए की एनर्जी कहाँ आ रही है? यहाँ। बी की एनर्जी कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। सी की और यहाँ आ रही है, डी की मतलब इसको ऊपर ही लगेगी, इधर देखो। ए से बी के पूछें तो एंडो है कि एक्सो? ए की एनर्जी कम है, बी की एनर्जी कम है, तो जो चीज़ बन रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसने एब्जॉर्ब करी होगी ना। तो पहली वाली स्टेप क्या होगी तुम्हारी? बी से सी क्या है? एक्सो। बी की एनर्जी ज़्यादा है, सी की पावर कम आ रही है ना। अगर इसके ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम है, जिसने हीट रिलीज की होगी, तो ये क्या है तुम्हारी? सी से डी, तो ये क्या है तुम्हारी? एंड हो गई। जो ऊपर है ना इसका ग्राफ नीचे डी ऊपर है, तो यहाँ से तीन मतलब मेन दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और अगर पूछो ए से डी क्या है, तो ए कहाँ पे? यहाँ पे। डी कहाँ है? यहाँ ऊपर है ना फाइनल वाला, तो ए से डी क्या है तुम्हारी? तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन देता है ग्राफ के, ठीक है। 4 ग्राफ देगा, किसमें एक ही स्टेप दी, किसी में 2 स्टेप दे दी, किसमें 3-4 स्टेप दे दी, और पूछे एक्सो है कि एंडो। तो तुमको इनिशियल देखना है, फाइनल देखना। लेकिन अगर एक ही ग्राफ देख के उसी में छोटे छोटे क्वेश्चन बना दे कि पहली स्टेप में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, स्लोवेस्ट कौन सी है, फास्टेस्ट कौन सी है, तो भी बता दो। 2 टाइप के क्वेश्चन ही बताएंगे, एक्सो एंडो के, स्लो फास्ट। ये मोर देन सफिशिएंट हो गया, ठीक है। चलो सारे इधर, ये चैप्टर सिंपल है। लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पीवाईक्यू जो होता है ना उठा के देखना, उसमें दिखता है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब सिंपल है यार, सारे क्वेश्चन के ट्रिक है, तरीके हैं, आसानी से बनता है। बस एक ही है वो टेम्परेचर वाला, ए बराबर है ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लॉग वॉग लगता है, वरना तो किसी में इतना टफ कैलकुलेशन भी नहीं है। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना बन जाए, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट सारी चीज़ें, सारी वेराइटी मैंने कॉपी में करवा दी है, कुछ नहीं छूटा। जो छूटा होगा वो मैंने क्यों छोड़ा मुझे पता, क्योंकि अपने इसमें काम क्लियर है। चलो तो ये वाला लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अब बताओ आगे पढ़े।